हेलो एवरीवन, आज है 1 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हमारा लगभग इस साल का 2024 का हाफ ईयर कंप्लीट होने को है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि 1 दिसंबर को आपका क्या है, एग्जाम भी है। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा दिन है, 1 जून। और आज कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, तो ध्यान रखना 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा, देखो आज 2 दिन है। एक हमारा कौन सा है, तो याद रखना वर्ल्ड्स पेरेंट्स डे। क्या है आज, पेरेंट्स डे। ठीक है, और दूसरा क्या कौन सा है, तो आज ही क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे भी है। ठीक है, तो याद रखना आज वर्ल्ड मिल्क डे भी है और दूसरा हमारा कौन सा है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स या ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स। ठीक है, ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स। ठीक है, तो आज 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, तो आज के दिन हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इस बात को मानते हैं। ठीक है, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे को ऊपर ले जाने के लिए, हमारी लाइफ अच्छी हो सके, हम लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छी से अच्छी लाइफ जी सकें, अच्छी से अच्छी जॉब पा सके, तो उन लोगों ने जो हमारे लिए सैक्रिफाइस किए, उन लोगों ने जो हमारे लिए त्याग किया, उन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, हमारे माता पिता ने, फादर मदर ने, पेरेंट्स ने हमारे को ये जो लग्जरी लाइफ है इसको देने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं। तो बस इसी की अवेयरनेस को फैलाया जाता है। तो याद रखना 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल पेरेंट्स डे। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हमारे पास है वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि आज के दिन हम जो मिल्क है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। देखो मिल्क की अवेयरनेस क्या है, मिल्क की अवेयरनेस ये है कि अगर आप मिल्क नहीं पियोगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम कम हो जाएगा, शरीर के अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, है ना। अगर आप एक सर्टेन एज के ऊपर सर्टेन मिल्क आपको नहीं मिलता है तो उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाते हैं। अगर मैं कहूँ दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो याद रखना इंडिया नंबर 1। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने कहा दुनिया में पहले नंबर पे कौन है, इंडिया। और अगर मैं कहूं कि दूसरे नंबर पे, तो बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो है कंबाइंड, वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। लेकिन अगर मैं इंडिया के अंदर की बात करूं तो याद रखना उत्तर प्रदेश पे आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद आपका कौन सा आता है, मध्य प्रदेश, एमपी। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा भारत में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट याद रखना। उसके बाद चलते हैं आज की न्यूज के ऊपर। आज वैसे देखा जाए तो आज सैटरडे है और सैटरडे को आपको पता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आती नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो भी न्यूज हमें मिली हमने उनको कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहली न्यूज कौन सी है, मैराथन पोलिंग सीजन एंड्स टुडे इन द फाइनल फेज। देखो एक बार मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, इलेक्शन खत्म हो गया, आज लास्ट 7th फेज था। कितने फेज में इलेक्शन हुआ इस बार, तो 7 फेज में होता है, 7 फेज में हुआ है। ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा, तो 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा शाम तक। ठीक है, कितनी पार्टीज हैं, तो कुल 6 नेशनल पार्टीज है, 50+ स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ईवीएम क्या होती है, बैलेट पेपर क्या होता है। ठीक है ना, कब से ईवीएम आया था, बैलेट पेपर कब बंद हुआ था, उसके बाद जो आपका वीवीपैट है वो कब से आया था, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लगभग पिछले 1.5-2 महीने से पढ़ते आ रहे हैं। और आज क्या हुआ, लास्ट इलेक्शन का डे था, तो ये न्यूज भी उसमें लिखी हुई थी। मैक्सिमम हर न्यूज़पेपर में ये इलेक्शन वाली न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कल हमने पढ़ा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि क्या होना चाहिए, उसको लीगल टीथ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो पूरी की पूरी न्यूज इसी के ऊपर फोकस है आज के दिन। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं जो अच्छा एक न्यूज अच्छी है, कौन सी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि जो मैरिटल रेप होता है ना, उसको क्रिमिनल लॉ में डाला जाए कि नहीं डाला जाए, इसका इशू चल रहा है। तो एक बात समझने की कोशिश करना कि देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेप, ठीक है, एक होता है मैरिटल रेप। रेप का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना क्या कहलाता है, रेप। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि शादी के बाद अगर किसी की शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ है, और उस वाइफ को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है शादी उसके लिए, इंटरकोर्स के लिए, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि एक मैरिटल रेप में कंसिडर किया जाए।
अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो हमारे यहाँ पे वुमेन है, अगर मैं 15 साल से लेकर और 49 ईयर एज की वुमेन्स की बात करूं तो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है ना महिलाओं की, उनकी 2/3 अगर मैं निकाल दूं तो इतनी 2/3 का रेशो निकल के आता है। इतनी महिलाओं के साथ, इतनी वुमेन्स के साथ मैरिटल रेप होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, इसके बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं पूरे दुनिया के अंदर, लगभग 104 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज यानी कि क्राइम मानती हैं। बट इन इंडिया इसका स्टेटस क्या है, तो ध्यान रखना, इंडिया में, सऊदी अरबिया में, पाकिस्तान में और चाइना, या जो इंडिया, सऊदी अरब और आपका पाकिस्तान और चाइना है, ये कुछ ऐसे देश है हमारे आसपास के जिसमें मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता। तो बात ये उठ रही है कि इसको मैरिटल रेप को क्राइम में डाला जाना चाहिए। देखो बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी अगर इंडिया में रहना है, देखो आप कहीं भी पैदा हो जाते, आपको ह्यूमन राइट मिल जाते, लेकिन आप अगर इंडिया में हो तो आपको फंडामेंटल राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन महिलाओं को, इन लेडीजों को पता ही नहीं है एक्चुअल में। देखो इसके अंदर एक आर्टिकल आता है, हमारा एक पार्ट है फंडामेंटल राइट, और उस फंडामेंटल राइट के अंदर एक आर्टिकल आता है 21, और वो जो आर्टिकल 21 है ना, उसके अंदर एक बात लिखी हुई है, राइट टू लिव या राइट टू लाइफ, यानी कि जीने की आजादी। और जीने की आजादी भी कैसे होनी चाहिए आपको, विद डिग्निटी। आपको कैसे जीने का अधिकार है, विद डिग्निटी। तो बताओ क्या उस वुमेन की डिग्निटी नहीं है कि उसको अपनी डिग्निटी के साथ जीना चाहिए? अगर उसके साथ शादी के बाद रेप हो रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए, उसका बचाव होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो लीगल इश्यूज हैं, इनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, और आपके एग्जाम में तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं। और अगर मैं कहूं कि क्या लीगल में हमारे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड है ना, हमारा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1974 में इनेक्ट हुआ था, आईपीसी 1860 वाला, क्या इसमें कुछ नहीं लिखा क्या? तो याद रखना, हमारा जो आईपीसी है उसका सेक्शन 375, उसके अंदर मैरिटल रेप जो है ना, उसको क्या माना गया है? तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि उसको ये नहीं माना गया कि उसको लीगली उसके अगेंस्ट कुछ होना चाहिए। तो मतलब हमारा जो 375 है ना, बेसिकली अलाउ करता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फिर वुमेन्स के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका कोई तो होना चाहिए ना राइट। तो याद रखना, एक एक्ट आया था जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर सेक्सुअल अब्यूज होता है तो उस वाले केस को उसके अंदर वो ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि मैं ये कह सकता हूं कि उसका लीगल राइट है ना, वो नहीं छीना जा रहा, कहने का मतलब, तो उसके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ओवरऑल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सेंटर है उसको कम से कम जो ये मैरिटल रेप है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, न्यू क्रिमिनल जो हमारा आया है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा आईपीसी इनके नाम बदले हैं, इसके अंदर मैरिटल रेप के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब वही जो कल हमने पढ़ा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल टीथ दिए जानी चाहिए, तो सेम इसके अंदर है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का राइट होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान है। लेकिन उसके बाद आता है राइट टू लिव या राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, लेकिन डिग्निटी के साथ नहीं जिया जा रहा तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, ये जो पूरा का पूरा केस है, इसके ऊपर आपको कुछ नया डाटा भी देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसके बाद वो महिला नहीं चाहती कि उस बच्चे को जन्म दे, तो वो उसको अबॉर्ट करवा सकती है। पहले ये लीगल नहीं था, अब ये लीगल है। कितने वीक तक? 24 वीक तक, लेकिन कंडीशंस के साथ, है ना। तो सेम ऐसे ही कि उसमें क्या था कि राइट टू लिव लाइफ, राइट टू लिव है, लेकिन किसका? जो जिंदा है, तो उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें हो रही थी। तो सेम बात पर कौन सी बात आ जाती है? आर्टिकल 21 का विद डिग्निटी। और किस डिपार्टमेंट ने ये केस किया हुआ था? तो उसका नाम याद रखना, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। इस डिपार्टमेंट ने, AIDWA ने ये पूरा का पूरा केस किया हुआ है। और आप केसेस के नंबर देखकर समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बायोडाटा इसमें लिखा हुआ है, कितना ज्यादा डाटा इसके अंदर है, कि कितने बुरी तरीके से ये कह सकता हूं कि प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर अभी तक चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, रेप की वजह से बात करें तो आपने CRPC, IPC इनकी जो सेक्शन है, धाराएं हैं, वो पढ़ी होंगी, पोक्सो वगैरह, ये सब अलग मैटर है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? हीट वेव क्लेम्स एटलीस्ट 61 लाइफ
21 पोलिंग ऑफिशियल्स अमोंग दोज डेड। देखो अभी क्या हुआ कि हीट वेव इतनी खतरनाक चल रही है इंडिया के अंदर कि हीट वेव से कम 61 लाइफ जा चुकी हैं, जिसमें 21 तो वो पोलिंग ऑफिशियल हैं जो अभी इलेक्शन चल रहा है तो उसके अंदर ड्यूटी कर रहे थे। तो सोचो कितना बड़ा नंबर निकल के आता है कि गर्मी की वजह से 61 लोगों की डेथ हो जा रही है। वो जो रिकॉर्डेड है, जो अनरिकॉर्डेड डाटा है, जो पता ही नहीं है हमें, उसका क्या बात समझ में आ रही है ना। तो हुआ क्या कि देखो आपने अभी पढ़ा होगा काफी दिन से न्यूज में, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कहा रखा है, कब बना था ये 1875। हेड ऑफिस कहां पर है तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। इसने क्या कह रखा है कि अगर ग्रीन अलर्ट दिया जाए तो सब ठीक है, अगर येलो अलर्ट हो इसका तो यानी कि बी अवेयर, ऑरेंज हो तो बी प्रिपेयर्ड और रेड हो तो टेक एक्शन। ठीक है, तो वही सब न्यूज घूम फिर के आ रही है। और याद रखना अभी अगर मैं कहूं कि हीट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है और पूरा उसका प्रूफ है कि डेथ हुई है हीट की वजह से, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुआवजा ले सकता है, पैसा ले सकता है। बताओ कैसे? क्योंकि कुछ दिन पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैन मेड डिजास्टर है, अगर आप लोगों के साथ आपके फंडामेंटल राइट्स को डिस्टरबेंस होती है, आप लोगों की लाइफ पे कोई बात आती है और उसका जो रीजन है वो सरकार है कहीं ना कहीं, यानी कि जो हमारा वेदर होता है उसका जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के, अगर वो गवर्नमेंट या हमारे मैन मेड है तो आप उसके अगेंस्ट कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 21 का यूज करते हुए। ऐसे एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार जिसमें अच्छा खाना पीना रहना मिले, और रहना तो अच्छा मिल ही नहीं रहा मुझे, और मुझे अच्छा रहना देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और सरकार क्या कर रही है? देखो गर्मी ज्यादा बढ़ने का रीजन ये भी है कि सरकार अर्बनाइजेशन कर रही है। ये इसके बाद एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है कि जो अर्बन हीट है वो क्या है ना, एक अर्बन हीट है, उसी के ऊपर ये पूरी बात है कि कहने का मतलब ये है कि सरकार अर्बनाइजेशन किए जा रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है, पैसा कमा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या पेड़ लगाए जाए? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाए? क्या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस बात को मान ले कि हर बर्थडे के ऊपर हमें एक पेड़ लगाना है? क्या सरकार को नहीं दिखता कि वो इतना पैसा हम लोगों से कमा रही है पेड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर अर्बनाइजेशन के नाम पर? क्या हंसदेव के अंदर जंगल काटे गए, क्या उसका आधा भी जंगल सरकार ने उगाया? और जिस दिन हम ऐसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ऐसे हमारे जो एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगे सरकार से, उस दिन से सरकार में बैठे हुए लोग पढ़े लिखे पहुंच जाएंगे वहां पे। बात समझ में आ रही ना? जिसको पता रहे कि एक्चुअल में होता क्या है। हमारे यहाँ पर लोग ऐसे, तुम उनसे पूछो कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या चल रहा है तो आपसे कहेंगे कि गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, हमारी सहने की क्षमता कमजोर हो गई है, हमारी जो कैपेसिटी है वो कमजोर हो गई है। ऐसी बेवकूफी वाले आंसर हमें मिलते हैं। तो बात ये निकल के आती है कि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद नेक्स्ट वन है फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर स्नेक बाइट अवेयरनेस। देखो हुआ क्या, इंडिया के अंदर लगभग या पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग ऐसे जो सांप के काटने से मर जाते हैं। तो अभी रिसेंटली हल्का सा सिंगल पॉइंट ऑफ या वन लाइनर पॉइंट है मैसूर, कहां पे? कर्नाटका। यहां से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि इनिशिएटिव है किसका? तो इनिशिएटिव है ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल HSI इंडिया। इसमें क्या है, आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9154190472। इसमें कहा गया है कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए, वो आप लोगों को बचाने की सारे जो तरीके हैं वो बताएंगे और कहीं ना कहीं उसकी जान बचा ली जाएगी। क्योंकि जो स्नेक बाइट है, याद रखना, वो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू है जिससे लाखों लोगों की हर साल डेथ हो जाती है। हम चाहते हैं कि जो 2030 पर जब हम पहुंचे तो स्नेक बाइट से होने वाली डेथ 50% से कम हो जाए। और अगर मैं कहूं इंडिया क्या किया, तो इंडिया ने 2022 में हमारे एशिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने सांपों से काटने के बचने के लिए, उसकी डेथ से बचने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए थे कि लोगों को बचाया जा सके। ऐसा इंडिया ही बना था। इंडिया में 300 प्लस स्पीसीज मिलती है सांपों की, लेकिन 60 ही हैं जो कह सकता हूं कि जो बहुत ज्यादा वेनम होता है, जिनके अंदर जहर होता है, कहने का मतलब जिनसे डेथ हो सकती है। और इनका काम है कि जहां हर जगह जाया जाए, हर जगह जाकर वहां के लोकल एरिया के सांपों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर उस इलाके में किसी को सांप ने काटा तो उसका क्या एंटीडोट है, क्या उसकी दवाई है, वो उसको बता दी जाए तो उसकी जान बचा ली जाए। तो सिंपल सा है। तो किसने स्टार्ट किया? कर्नाटक। सिंपल याद रह जाएगा, मैसूर ह्यूमन इंस्टीट्यूट जो है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट।
अगला कौन सा है, रेलवेज टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिजेस अक्रॉस ट्रैक इन द असम गिबॉन हैबिटेट। अच्छा, इंडिया में तो ऐसा भी है कि आप लोगों को सांप ने काट लिया तो बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे हमारे, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो बहुत सारे बाबा ऐसे हैं, हालांकि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, सही होता भी होगा नहीं होता होगा, मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि आप वहां पे चले जाओ तो वो सब भी जहर कम हो जाता है ना, वो बात की बात है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए, है ना। हम फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है एक पॉइंट आर्टिकल 51 के ए में कि हमारी जो सोच है ना फंडामेंट साइंटिफिक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, हमें चोटी काटने वाली बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, नॉन साइंटिफिक बातों पे। बात समझ में आ रही है ना, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सा है, रेलवेज टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिज। देखो आपके सामने एक बंदर है, लटक रहा है ये बंदर, ये एक्चुअल में बंदर कर क्या रहा है, तो ये इसको कहते क्या है, तो ये एक तरीके से कह सकता हूं कि इसका नाम क्या है, हुलॉक गिबॉन। क्या नाम है, हुलॉक गिबॉन। एक्चुअल में पूछे तो ये कहां पर पाया जाता है, इंडिया में। इंडिया में जो एपे पाए जाते हैं उनमें से सबसे एक यही है जो इंडिया में मिलता है, इसका नाम याद रखना, हुलॉक गिबॉन। आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी, प्लेनेट ऑफ एप्स। उस प्लेनेट ऑफ एप्स में कुछ ऐसे तो नजर आते हैं ना, तो इंडिया में कौन सा एप पाया जाता है, एप्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ एक है, हुलॉक गिबॉन। अब देखो होता क्या है, ये बंदर क्या करते हैं, पेड़ों से लटक लटक के घूमते रहते हैं सारे दिन, ये जमीन पर नहीं चलते। अब बीच में रेलवे लाइन आ गई तो बहुत दूर दूर क्या हो गए, पेड़ हो गए। अभी बेचारे इधर से इधर क्रॉस नहीं कर पाते, तो कई बार क्या होता है, ट्रेन के एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, जैसे हाथियों की हो जाती थी। तो उड़ीसा के अंदर हमारे इंडियन रेलवे ने, आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा प्रोग्राम चलाया था कि हाथियों को ट्रेन के एक्सीडेंट से बचाया जा सके। वो क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है, वो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि इन बंदरों को बचाने के लिए क्या लगा दिया, ब्रिज बना दिया कि यहां से ये बंदर इस पे आएगा, यहां से लटक लटक के इधर चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बचा लिया जाएगा, उसकी डेथ होने से बचा लेगा। तो ये तो सिंपल न्यूज हो गई। आपसे पूछेगा कहां पर हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ये किया है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका हुलॉक गिबॉन है, ये तो या तो बांग्लादेश में मिलता है, या इंडिया में, या साउथ वेस्ट चाइना में। इंडिया में कहां मिलता है, तो इंडिया के अंदर देखो दो होते हैं, एक है वेस्टर्न हुलॉक, एक है ईस्टर्न हुलॉक। हम कैसे पता करते हैं, एक ईस्ट रीजन में, एक वेस्ट रीजन में, बस इतना सा डिफरेंस है। वेस्टर्न हुलॉक जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और जो दिहांग रिवर उसके आसपास मिलता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ध्यान रखना। इसी का जो ईस्टर्न हुलॉक जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो वल्नरेबल लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कहां मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले रीजन में मिलता है। तो हो सकता है तुमसे इसके बारे में पूछ ले, इसके बारे में पूछ ले, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। और इनको बचाने के लिए अभी क्या किया गया, तो रेलवे ने क्या किया, ब्रिज वगैरह बनाने की बात कही है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, और इसकी पूरी दुनिया के अंदर याद रखना 20 स्पीसीज ही मिलती है गिबॉन की, ठीक है, और सिर्फ इंडिया में एक मिलती है, उसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, महाराष्ट्र टाइगर मॉल्स वुमेन टू डेथ इन बफर जोन। देखो जब मैंने नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो मैंने आप एक चीज बताई थी कि नेशनल पार्क में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। देखो सबसे अंदर क्या होता है, कोर। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर वो एनिमल होता है जिसको प्रिजर्व करना है, मान लो इसको टाइगर को करना है, ठीक है, कि भाई ये नेचुरल हैबिटेट मिल सके और ये अपना रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सके और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी रहे और आने वाले लोगों को ये पता रहे कि भाई टाइगर क्या होते हैं, शेर क्या होते हैं, ये सब। अब इनको यहां रखा जाता है नेचुरल उसके लिए, हैबिटेट के लिए। इसके बाद वाला रीजन कौन सा होता है, तो ये वाला रीजन कौन सा होता है, बफर जोन, ठीक है, और ये कौन सा होता है, ट्रांजिशन जोन। अब होता क्या है कि बफर जोन में ये भी अंदर जा सकते हैं, ये भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये बाहर आ सकता है, ये अंदर जाते हैं तो विद परमिशन जाते हैं। तो हुआ क्या कि एक टाइगर बाहर आ गया और उसने एक लेडीज को मार दिया, तो ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपका कौन सा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, कौन से नेशनल पार्क के अंदर बना हुआ है, तो ध्यान रखना कौन सा है, महाराष्ट्र के अंदर। नाम क्या है उसका, तो उसका नाम याद रखना, क्या नाम है उसका, तड़ोबा, ठीक है, क्या नाम है, तड़ोबा टाइगर रिजर्व। याद रखना तड़ोबा टाइगर रिजर्व चांदीपुर महाराष्ट्र में है। ये दूसरा टाइगर रिजर्व बना था 1993, 1994 में। आपसे पूछेगा पहला कौन सा था, तो पहला मेलघाट टाइगर रिजर्व था 1973-74। और आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअल में चलाया कब गया था, तो 1972 में आया था, और उसके बाद ही हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर टाइगर्स को बचाना शुरू किया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, कितने टाइगर रिजर्व इंडिया में एट प्रेजेंट हैं। और आप मुझे बताओगे हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया, कितने नेशनल पार्क हमारे इंडिया में है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं
इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिंजेंट रीचेज अलास्का फॉर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग। आपसे पूछेगा कि अभी रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज हुई है, तो रेड फ्लैग 24 किस किस के बीच हुई है, तो कहां पहुंचे, अलास्का। अलास्का कहां पे, आप लोगों को पता है कहां पे, यूएसए। तो यूएसए और इंडिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई है, तो आपकी एक्सरसाइज रेड फ्लैग। मैंने कई बार कहा है कि जो एक्सरसाइज होती है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, उनको ऐड कर लीजिए, उसके बाद जब भी एग्जाम में पूछेगा तो हम उसको इजीली क्या कर सकें, बता सकें। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। हीट बेक्ड चेन्नई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर इंडिया। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, मैंने कहा कि जो चेन्नई है ना उसमें इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं है पहली बात, तो ये बता रहा है कि गर्मी क्यों पड़ रही है। तो मैंने कहा था अभी मैन मेड डिजास्टर सारे के सारे, हमने पेड़ों को काट दिया, हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया, हमने एसी जितने यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इससे होता क्या कि जो गर्मी है वो बढ़ रही है एक्चुअल में। अब कोई ये कहेगा कि सर ये तो बेवकूफी, ऐसा तो नहीं है। देखो कोई ये कहेगा पॉपुलेशन सबसे पहली बात इसका रीजन है, तो समझना पॉपुलेशन रीजन नहीं है भाई। आप देखो सिंगापुर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है उसमें और सबसे ठंडा रहता है, कोई गर्मी नहीं है वहां पे, इतनी पॉपुलेशन उसमें। रीजन कि सिंगापुर जो है ना आपका, उस सिंगापुर के आसपास 47% सिंगापुर के अंदर क्या है, फॉरेस्ट एरिया बना रखा है। बेंगलोर के अंदर आपका 20% है। तो आप जितनी पॉपुलेशन लेके बैठे हो, जितने लोग लेके बैठे हो, कम से कम उनके हिसाब से पेड़ पौधे लगा दो, तो आपको हीट फील ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो वही कह रहा है, इसके अंदर कुछ बहुत अच्छा आर्टिकल, इसको पढ़ लेना एटलीस्ट, है ना। जैसे अर्बन हीट आइलैंड, देखो याद रखना ये बहुत अच्छा वर्ड आया यहाँ पे। आपसे पूछेगा कि पहला कौन सा है, कौन से जगह को अर्बन हीट आइलैंड के नाम से कहा गया, तो देखो एक होता है अर्बन यानी कि शहर, ठीक है, एक होता है हीट गर्म, और आइलैंड मतलब आइलैंड। तो किसको कहा गया, चेन्नई को। क्यों कहा गया, क्योंकि देखो ग्लोबल टेम्परेचर 1.45 पे पहुंच रहा है, और मैंने कल भी बताया था अगर ये ऐसे बढ़ता रहा तो 2070 हमारा इंडिया का टारगेट है, 2050 वर्ल्ड का टारगेट है, ऐसे बढ़ता रहा तो 2100 तक पूरी अर्थ क्या हो जाएगी, पानी में चली जाएगी। तो उसको बचाया कैसे जाए, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो लैक ऑफ ग्रीन स्पेस, ठीक है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी मैं यहां पर हूं जयपुर में, अब यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब कंक्रीट की बनी है, तो हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं लेकिन हीट को रिलीज नहीं कर पाती। तो जैसे देखा होगा आप घर पे जाते हो और आपका घर जो है, जो आपका मकान है वो कह सकता हूँ छत पे बना हुआ है, तो पूरे दिन भर वो हीट से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब जैसे रात होती है तो रात की आधी रात तो इसी में निकल जाती है कि उसकी कैसे हीट निकले और वो दीवारें ठंडी हो जाएं। बात समझ में आ रही है ना। तो हर जगह कंक्रीट का होना ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का होना, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, रिलीज नहीं होती है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हीट बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें बेसिकली स्टडी जो हुई है उसकी बातें लिखी हुई है। ठीक है, फैक्चुअल डाटा हम कई बार पढ़ चुके हैं, हीट काफी दिन से न्यूज में है। नेक्स्ट 61 killed as brutal heat wave grips several states in the north। ये शायद मेरे ख्याल से न्यूज रिपीट हो गई है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। उसके बाद है अप्रैल कोर सेक्टर आउटपुट राइजेस 6.2% एज इलेक्ट्रिसिटी स्टील बॉय। देखो एक्चुअल में है क्या, आपको पता है कि अभी आज 1 जून है, तो शायद पिछले महीने का जो जीएसटी का कलेक्शन था वो भी आ गया होगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। हुआ क्या कि हमारा जो इंडिया है ना, उसकी जो इनकम है ना, उसकी जो कोर इंडस्ट्रीज है जहां से सरकार पैसा कमाती है, वो कोर इंडस्ट्रीज है टोटल 8। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारी। तो देखो ऐसी, देखो अगर आपको एग्जाम में रटा भी नहीं है ना, याद भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑप्शन को देखो। मैं हमेशा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या करेंगे हम, वो इंडस्ट्री जो डेली यूज में आती हो। जैसे समझो पहला लिखा है इसके अंदर कौन सा, पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्या पेट्रोलियम की डेली नीड नहीं है, क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, क्या रह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना, नहीं। स्टील, हर चीज में स्टील चाहिए तुम्हें। कोल, कोयला, क्रूड ऑयल, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। ये 8 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो हमारे इंडिया के अंदर कोर 8 इंडस्ट्रीज में मानी जाती हैं। और याद रखना किसका कितना परसेंटेज है, कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली। तो मैंने कहा रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी का 28.04%, इलेक्ट्रिसिटी का 19.85%, स्टील का 17.92%, कोल का 10.33%, क्रूड ऑयल का 8.98%, ठीक है, नेचुरल गैस का 6.88%, सीमेंट का 5.37% और फर्टिलाइजर्स का 2.63%। उसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें रोल होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये होता क्या है, देखो एक डिपार्टमेंट होता है IIP,
ठीक है, इंडस्ट्रियल या इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is a prime indication of economic development for measurement of trends in behavior of industrial production over a period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर या विद इन 1 ईयर, विद इन हाफ एन ईयर, कितना उसके अंदर पीरियोडिक चेंज हो रहा है उसको बताने की कोशिश करता है। कौन इसका डाटा निकालता है? तो याद रखना, रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3-4 डिपार्टमेंट को याद रखना है। आपसे पूछेगा कितने परसेंटेज हमारे उसमें रोल है इसका, तो 60% रोल है, वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का हमारे इंडिया के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर पूछे इसका बेस ईयर कौन सा है आईआईपी को निकालने का, तो बेस ईयर इसका है 2011-12। बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और सैटरडे और संडे को मैक्सिमम साइंस एंड टेक की न्यूज़ आपको उसमें देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू।